शुभ संध्या मित्रों, हम हिंदी भाषा के चतुर्थ पाठ को लेकर उपस्थित हैं। तो पिछले वीडियो में प्रकृति की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, यहाँ तक हुआ था। और इस मत की पुष्टि करने वाले विद्वान निम्नलिखित हैं जो अपना मत देते हैं। प्राकृतः संस्कृतम तत्र भावम तत्र अगन्त्वाम प्राकृतम, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है, जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। फिर मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में कहा है, प्राकृतः संस्कृतम तत्र भावम प्राकृत मुच्यते, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है, उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। ये प्रकृत सर्वस्व में मार्कंडेय जी कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं किसका कथन है। प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृत योनि, अर्थात प्रकृति की जननी संस्कृत है। प्रकृत संजीवनी में ये वासुदेव ने कहा। किसने कहा है? वासुदेव ने प्राकृत संजीवनी पुस्तक में अपने कहा है। फिर जो है चौथा कोटेशन है, प्राकृत है संस्कृत्यास्तु विकृति ही प्राकृति ही मतः, अर्थात संस्कृत की विकृत प्राकृत है। षड भाषा चंद्रिका में लक्ष्मीधर ने कहा है। किसने कहा है? तो लक्ष्मीधर ने अपनी रचना षड भाषा चंद्रिका में कहा है, प्राकृत है संस्कृतात आगतम प्राकृतम, अर्थात प्रकृत संस्कृत से आगत प्राकृत है। ये सिंह देवमणि ने कहा है। अब प्राय सभी विद्वानों से इस मत को स्वीकार लिया है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। द्वितीय प्रकृत को साहित्यिक प्रकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में विचार किया। किसने विचार किया? तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में विचार किया। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत बताए तथा 7 गौड़ विभाषा की चर्चा की है, जो इस प्रकार है। अब मुख्य प्राकृत हम देखेंगे। मागधी है, अवंतिजा है, प्राच्या है, सुरसैनी है और अर्धमागधी है, बहालीक है, दक्षिणायत है। और गौड़ विभाषा देखेंगे तो सावरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, द्रविड़ी, उदरजा, वनेचरी। प्राकृत व्याकरण में सर्वप्रथम नाम बरुचि, जो 7वीं शताब्दी का आता है। इनके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है। इसमें 12 परिच्छेद हैं। तो प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम किसका नाम है? तो वररुचि का है। और इनका समय क्या है? 7वीं सदी है। और इनके व्याकरण जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? प्राकृत प्रकाश। और इसमें कितने अध्याय या परिच्छेद हैं? तो 12। कितने हैं? 12 परिच्छेद, मतलब अध्याय होता है। और बरुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं। अब देखते हैं हम, महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसेनी। तो हेमचंद ने अपने किस रचना में क्या बताया है? हेमचंद ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की है, जो निम्न है। आरसी अर्थात अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची और अभ्रंश। हेमचंद को प्राकृत का प्राणी माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की ही रचना की है। किसने की है? हेमचंद ने। हेमचंद की चूलिका पैसाची को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। हेमचंद की जो चूलिका पैसाची को दंडी ने क्या कहा है? भूत भाषा कहा है। ठीक, मतलब हम देख रहे हैं कि जो हेमचंद की प्रसिद्ध ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण है, इसमें इन्होंने प्राकृत भाषा के 3 भेद की चर्चा की है। आरसी अर्थात अर्धमागधी, चूलिका या पैसाची, और तीसरा है अभ्रंश। और फिर हेमचंद की जो चूलिका पैसाची है, इसको ही दंडी ने भूत भाषा कहा है। क्या कहा है? दंडी ने भूत भाषा कहा है। आगे देखते हैं। महाराष्ट्री को प्राकृत व्याकरण ने आदर्श, परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। इस प्राकृत का मूल स्थान क्या है? महाराष्ट्र है। फिर डॉक्टर हालने के अनुसार महाराष्ट्र का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा है। महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्र प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। और भरत मुनि ने दक्षिणायत प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्र के लिए ही किया है। डॉक्टर मनमोहन घोष और सुकुमार सेन का अभिमत है
कि महाराष्ट्रीय प्राकृत सौर सेनी का ही विकसित रूप है। और दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बताया है। अब उन्होंने कहा गया है कि महाराष्ट्रस्यां भाषां प्राकृतं बिंदुः सागरः सूक्ति रत्नानां सेतु बंध आदि यम याम। महाराष्ट्रीय प्रकृत में लिखी गई प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे राजा हाल का कृत क्या है, गाहा सप्तशती गाया गाथा सप्तशती, प्रवरसेन कृत का रावणवाहो सेतुबंधु, वाक्यपति कृत गरुड़वाहो या गौड़वधा, जयवल्लभ कृत वज्जालग्न, हेमचंद कृत कुमारपाल चरित। ये सब जो है प्राकृत भाषा की मुख्य कृतियाँ हैं। सौरसेनी प्राकृत मूलतः सौरसेन यह मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य देश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत आदर था। यों मध्य देशां विवसति सह कवि सर्वभाषा निष्णाम। डॉक्टर पी सेल के अनुसार इनका विकास दक्षिण में हुआ। सौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। आचार्य भरत मुनि ने लिखा है कि सौरसेनम समाश्रित्य भाषा कार्यतु नाटके। विद्वानों ने सौरसेनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बताया है, जो इस प्रकार है। जैसे बररुचि ने कहा कि संस्कृत प्राकृतः संस्कृतम, और शर्मन ने कहा है महाराष्ट्रे मृच्यते संप्रति सौरसेनी पूर्व्यो भाषा प्राकृतः क्लाश्य। और आगे देखते हैं, इधर कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 85 भाषा भाषी लोगों का आदिमवास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब अथवा अफगानिस्तान को माना है तथा इसे दर्द से प्रभावित बताया। लक्ष्मीधर ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ षड्भाषा चंद्रिका में राक्षस 50 तथा नीच पात्रों के लिए 85 भाषा का प्रयोग बतलाया। और मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में कैकेयी पैसाची, सौरसेनी पैसाची और पांचचाल पैसाची, इन 3 प्रकार की पैसाची भाषाओं का 3 देशों के आधार पर नामकरण किया है। मागधी प्राकृत हम देखेंगे तो मगध देश की भाषा रही है। मार्कंडेय ने सौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति बताई है और मागधी सौरसेनीतः कहा। मागधी के साकरी, चांडाली, साबरी ये 3 प्रकार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मागधी के साकरी, चांडाली और साबरी के 3 प्रकार मिलते हैं। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतपुर के नौकरों, अश्वपालों आदि की भाषा थी। तो मागधी कैसी भाषा थी? नौकरों की थी और अश्वपालों की थी, मतलब घोड़ा पालकों की ये भाषा थी। और मागधी प्राकृत के संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया कि ये मध्य देश की सूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या या कौशल की भाषा थी। ठीक, फिर इधर देखते हैं कि अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ और महावीर का संपूर्ण धर्मोपदेश जो भी उन्होंने उपदेश दिया वो जैन भाषा में ही दिया, इसी भाषा में निबद्ध है। जैनियों ने अर्धमागधी को आरसी क्या कहा? अब जैनियों ने अर्धमागधी को आरसी ऋषि भाषा या आदि भाषा नाम से अभिहित किया या कहा या पुकारा। डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री नाम दिया है। किसने? जैकोबी ने। फिर हम देखेंगे कि आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट क्या कहा? विश्वनाथ ने, जो आचार्य विश्वनाथ हैं, उन्होंने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को क्या कहा? चेट। और राजपूत एवं सेठों की भाषा बताया। ठीक, और फिर अपभ्रंश तृतीय प्राकृत अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक समकालीन भाषा कहा है। भर्तृहरि के वाक्य पदीयम के अनुसार सर्वप्रथम व्याध ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कृत चरित भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। भर्तृहरि ने लिखा है, शब्द संस्कारहीनो यो गौर रीति प्रयुच्छते तम अपभ्रंश मिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशनम। व्याध की पुस्तक का नाम लक्ष्य श्लोकात्मक
संग्रह था जो दुर्भाग्यवश अनुपलब्ध है, मतलब इनका जो ग्रंथ है ये उपलब्ध नहीं है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में हम देख सकते हैं। और अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा है। क्या कहा है? अब पहला था कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया है। फिर इधर अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। इन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा? विभ्रष्ट कहा। विभ्रष्ट किसने कहा? हेमचंद्र ने, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और उदय शंकर तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चंड 6वीं सदी के जो कवि थे ये प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है। न लोपो अपभ्रंश धो रेफस्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले जो संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामा ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। संस्कृतम प्राकृतम चान्य दपभ्रंश इत त्रिधा। आचार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को उड़ाड़ा भाषा कहा है। धन्यवाद।